नमस्कार, आप देख रहे हैं विकल्प मीमांसा और मैं हूं सारिका झा। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि इस समय 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और कई सारे जो अभिभावक हैं वो भी काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उनके बच्चे किस तरफ करियर में आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुनील कुमार मिश्रा जी, जो एक शिक्षाविद हैं और इन्होंने कई सारे संस्थानों में, देश के नामी गिरामी संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। और इस वक्त सुनील कुमार जी बिहार के जहानाबाद में सरस्वती सुमन क्लासेस चला रहे हैं। ये एक संस्थान है जहां पर कई सारे बच्चे अपनी अपनी क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सुनील कुमार मिश्रा जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि बहुत सारे शिक्षा संस्थानों से आप जुड़े हैं, तो किस तरह आपके अनुभव रहे? नमस्कार सारिका जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कर दूं कि हमारे साथ जो भी पेरेंट्स इस विकल्प मीमांसा के प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मेरा सर्वप्रथम नमस्कार और उनके बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि अभी जा रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं 2000 से दिल्ली में अपना विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सेवा दे रहा था और उसके बाद श्री चैतन्य जैसे शिक्षण संस्थान, जो कि IIT एकेडमी है और बच्चों को तैयार करती है IIT में जाने के लिए, जी मेंस के लिए या मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने के लिए, वहाँ मैंने सेवाएं दी। और विभिन्न शिक्षण संस्थान जैसे हो सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ देवगिरी कॉलेज था, वहाँ भी मैंने केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में अपना योगदान दिया है। जो बच्चे IIT में जाना चाहते हों या मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तो उसका मैं हेड रहा हूँ। उसके बाद अनुभव जो मेरा रहा है, जो बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जैसे हुआ था कि हम लोग भी पढ़ाते रहते थे तो डाउट क्लास लेते थे। डाउट क्लास में ज़्यादा आता था कि बच्चे विभिन्न टाइप के बुक्स लेकर के आते थे और आने के बाद कहते थे कि सर ये बुक्स कैसे खत्म होगा। उनका ये इंटेंशन नहीं होता था कि हम इस कोर्स को कैसे करेंगे, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे कि ये बुक्स कैसे खत्म होगा। और ये जो एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं गार्जियन को सुझाव देना चाहता हूँ या बच्चे को भी कहना चाहता हूँ कि हमें जो कोर्स की बुक है, जैसे मान लिया कि हमें तैयारी करनी है IIT की, तो ठीक है, IIT की तैयारी के लिए बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि IIT की तैयारी के नाम पर हम इंस्टीट्यूट्स में चले गए और वहाँ जो भी हमें मटेरियल्स मिल गए और शिक्षकों का दबाव आया और एक से एक सेट्स हल कर रहे हैं और उसमें रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो रटने से क्या होगा कि वो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा और बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे पहले अभिभावक को या बच्चों को भी मेरा ये संदेश है कि वो क्या करें कि जो कोर्सेज हैं, जो उनको मिला है, NCERT का कोर्स मिला है, NCERT में जो सारी चीजें उसको क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और तब जो हेल्प बुक है उससे क्वेश्चन बनाएं। मारे मेरा संदेश साफ है कि NCERT जो बुक्स है उसके एग्जाम्पलर्स हैं, उसको सबसे पहले उनको क्लियर करना चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी कंपटीशन के लिए आगे बढ़े। हाँ, मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस समय बच्चों को क्या ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं आता हूँ। इसमें क्या है कि अभी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नोट्स तैयार करके रखा होगा, कहीं ना कहीं उनके पास क्वेश्चन सेट्स होंगे, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐड से मटेरियल जरूर प्रिपेयर करके रखे होंगे जो शॉर्ट टाइम में पढ़ा जाए। तो उसके लिए ये नहीं है कि वो मटेरियल को पहले एक स्ट्रेटेजी, जितना दिन भी समय बच रहा है उसका स्ट्रेटेजी ये बनाए कि कितना शॉर्ट फॉर्म में हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है और एग्जाम में कैसे हम ज्यादा मार्क्स लाएं, और वो उसको बैठ करके पहले स्ट्रेटेजी बनाए। मान लिया कि हम एक मान के चलें, एग्जाम्पल लेते हैं कि 500 क्वेश्चंस करने का हमको समय है, तो वो अपने चैप्टर से सिलेक्ट कर लें कि इतने इतने क्वेश्चंस, 500 या 1000 क्वेश्चन किया जा सकता है, तो उसको या 500 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करें, उसको टाइम फ्रेम में डिवाइड करें। ये टाइम हमारे पास है। अब मान लिया कि जो भी टाइम आता है तो 5 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन
25 क्वेश्चन पर डे का आएगा। जी। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को घटाने के लिए, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसको घटाने के लिए हम उस क्वेश्चन को अगर डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद उस क्वेश्चन को हम अगर करेंगे तो हमारा सारा चैप्टर भी कवर होगा और वो जो मैंने नोट्स तैयार करके रखे हैं तो वो एक लेक्चर भी हमारे सामने आ जाएगा जो पीछे क्लास में हमने पढ़े हैं या वीडियो लेक्चर देखे हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लास चला है तो वो लेक्चर याद आते रहेंगे। तो इस तरह से वो अपनी तैयारी को करके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे कोरोना का टाइम था, ऑनलाइन सिस्टम से बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मन में ये अंदर से एक फियर है अपने आप में कि हमें अगर ऑफलाइन ही पेपर देना कंपलसरी हो गया तो वो उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ पर करें और अपने परफॉर्मेंस को ही बरकरार रखें। दूसरी बात, उनको ये भी लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस उसमें कंसिस्टेंसी हमारी नहीं रह जाएगी इस बार, तो उनके लिए किस तरह होना चाहिए, क्या उनमें कुछ तरह की होप आप दे सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चले तो एक चीज तो है कि उनका कॉन्शियस माइंड उसको गेन कर चुका है। जो भी क्लासेस चले, पहले जो मैंने बताया कि वो क्वेश्चंस जो निर्धारित किए हैं उसको अगर डिवाइड करेंगे चैप्टर वाइज तो वो 4-5 क्वेश्चन से वो एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं। काहे कि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर को पढ़ा जाए। तो 4-5 जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, जब उसको लिखने की कोशिश करेंगे, खास करके लिखना जरूरी है। जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आप एकाग्र होते हैं, आपका मानसिक मन और शरीर दोनों एक लाइन में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर जो चीजें चल रही होती है उससे ध्यान हट जाता है। तो वो लिखने की जब कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस, तो चैप्टर जो कवर होगा उसके साथ साथ उनका जो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या कॉन्शियस माइंड है जो चला गया था उनका, वो वीडियो जो अंदर में था वो उभर के बाहर आएगा। तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिनसे उसको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। अच्छा, जब ऑनलाइन की बात चल रही है तो अभी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे डिपेंड हो गए हैं ऑनलाइन सिस्टम पर। अभी धीरे धीरे ऑफलाइन में चीज़ें आ जाएंगी जैसे समय बदल रहा है। तो उन बच्चों के लिए कि अब सीरियस पढ़ाई करने के लिए अब क्या मोबाइल या गैजेट्स का जिस तरह यूज कर रहे हैं, तो क्या उनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए क्या ये उनके लिए सपोर्टिव रहेगा या फिर नेगेटिव? सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीजें हम करते हैं तो उसमें दोनों पक्ष होते हैं, नेगेटिव और सपोर्टिव। तो हम क्या करें कि सपोर्टिव पक्ष को चुनें। होता क्या है कि बच्चे अभी जो कर रहे हैं, मान लिया 11th-12th में बच्चे हैं, 10th में बच्चे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो जब हम देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो मन को भटकाव की ओर ले जाती है। तो हमारा जहां तक मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बताऊं तो मुझे ये लगता है कि या तो बच्चे 2-4 के ग्रुप में करें और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उन चीज को गाइड कर रहा हो, खाली बैठा हुआ हो तो कम से कम उसके चलते उनको डाइवर्जन नहीं आएगा। ये क्या 10th और 12th के बच्चों के लिए भी है? बिल्कुल, दोनों के लिए है। डाइवर्जन आता है, मैंने अनुभव किया। मैं स्वयं जब वीडियो देख रहा होता हूँ और जैसे मैं आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ तो अब उसमें कुछ ऐड आया, धर्म का ऐड आया या कोई राजनीतिक चर्चा की ऐड आ गई, तो जो मैं सही चीजें भी देख रहा होता हूँ तो वहां मुड़ जाता हूँ। तो जब मैं इतने उम्र में इधर उधर मुड़ सकता हूँ, जिससे मेरी रुचि है, खेल में रुचि है तो उसमें आ गया, बैंकिंग में रुचि है तो उसमें आ गया। तो बच्चे तो अभी बच्चे हैं, वो टेंडर एज में है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मुझे कहना है कि वो अगर ऑनलाइन तैयारी भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक पेरेंट्स या तो ग्रुप में करने से क्या होगा कि एक दूसरे के बच्चे वो देखेंगे, यार मैं कर रहा हूँ और अगर इधर मुड़ गया, गेम खेलने लगा या कुछ करने लगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास पेरेंट्स के पास जाएगी। हाँ, अकेले में मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना या गैजेट्स का इस्तेमाल करना हमारे समझ से वो थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट में जाता है। हालांकि ये सब लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे इतने सिंसियर होते हैं कि वो अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और उनका वहीं पर होता है, लेकिन ये कॉमन चीज के लिए मैं